आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संहिता संज्ञा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? उपदेश पढ़ चुके हैं। उपदेश, आगम, आदेश, निष्ठा और संयोग, पद आदि और भी जो है संज्ञाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आप लोगों ने थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानकारी हासिल करेंगे। संहिता संज्ञा। संस्कृत में हम संहिता संज्ञा किसे कहते हैं? संस्कृत में जो हमारा संहिता संज्ञा है इसका जो संबंध है संधि से है। किससे है? संधि से है। हमारी संधि क्या है? स्वर वर्णों के बीच भी होती है, व्यंजन वर्णों के बीच भी होती है। तो ये जो संहिता संज्ञा है, तो जो हमारा वर्णों के अक्षरों का या वर्णों का जो पास में आना या निकट आना जो होता है वही संस्कृत की भाषा में क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। तो चलिए इसको अच्छे से जानते हैं कि संहिता संज्ञा क्या होता है। संहिता संज्ञा का एक सूत्र है हमारा परः सन्निकर्षः। परः सन्निकर्षः संहिता। क्या हो गया हमारा? परः सन्निकर्षः मतलब क्या है? बिल्कुल पास आना। सन्नि यानी निकट, निकट भी कह सकते हैं आप। क्या होगा हमारा? निकट आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? अक्षरों का निकट आना ही क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? संहिता कहलाता है। अब हमें संस्कृत में जब भी कोई पूछेगा कि संहिता क्या होता है तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि जो संहिता का संबंध है अक्षरों के परस्पर मिलने से है। वो अक्षर क्या है? स्वर वर्ण भी हो सकते हैं और व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं। जब हम संधि करते हैं तो संधि में हमारा क्या? स्वर वर्ण भी होता है और व्यंजन वर्ण भी होता है। जैसे हमारा उदाहरण है रमेश। रमेश में हमारा जो है अब क्या है? हमारा संहिता संज्ञा का जो सूत्र है हमारा है परः सन्निकर्षः संहिता। यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो है संहिता संज्ञा को समझने में आसानी होगा। परः में क्या होता है? परस्पर, सन्निकर्षः मतलब पास में आना, वही क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि संस्कृत में अक्षरों का निकट आना ही संहिता कहलाता है। अब ये जो संहिता है हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे हमारा ये उदाहरण है, इसका बनता है हमारा रमाधन ईशः। जो हमारा अक्षर कौन कौन से निकट आ सकते हैं? स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा में क्या था? हलो अनंतरा संयोग। उसमें क्या था? सिर्फ व्यंजन वर्णों के बीच संबंध था। किसके बीच संबंध था? व्यंजन वर्णों के बीच। और संहिता में क्या है कि स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो कुल मिला के जैसे हमारा संयोग संज्ञा में क्या था? इसमें भी अक्षर मिल रहे थे, लेकिन कौन कौन से? सिर्फ व्यंजन वर्ण। इधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन। मतलब व्यंजन वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो वो हमारा किसमें चला जाएगा? संयोग संज्ञा में। लेकिन संहिता में क्या आएगा? स्वर वर्ण भी आ सकता है, स्वर वर्ण भी जुड़ सकता है और व्यंजन वर्ण भी। तो हमारा संयोग संज्ञा में जैसे व्यंजन और व्यंजन का आपस में जुड़ना संयोग कहलाता है, वैसे ही इसमें संहिता में हमारा जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर वर्ण आए चाहे व्यंजन वर्ण आए, जब वो आपस में जुड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संस्कृत की भाषा में संहिता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं और भी विस्तार से। वर्णों का सामीप्य। सामीप्य मतलब क्या है? पास आना। सामीप्य मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? निकट आना या पास आना, कुछ भी आप कह सकते हैं। सामीप्य मतलब निकट आना या पास आना। तो क्या होगा हमारा? क्या कहलाएगा? संहिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संहिता कहलाएगा। और ये संहिता कहाँ पे होता है? संधि में प्रयोग होता है। कहाँ पे प्रयोग होता है? संधि में प्रयोग होता है। तो जब भी हमारा संहिता पूछा जाएगा कि किससे संबंध है, तो जो संहिता का संबंध है किससे है? संधि से होता है। किससे है? संधि से। यदि संहिता नहीं होगी तो संधि का जो कार्य है नहीं होगा। संधि कब होती है? जब वर्णों का सामीप्य होता है, और वर्णों के सामीप्य से क्या होता है? संहिता होती है। उसी संहिता को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।
तो संधि को समझने के लिए इससे पहले हम किसको समझेंगे, संहिता को समझेंगे। तो संहिता में क्या होता है कि वर्ण या अक्षर, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, दोनों का परस्पर मिलना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है हिमालय। क्या है हमारा उदाहरण, हिमालय। इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, हिम धन आलय, हिम धन आलय। यहाँ म में जो है अ होता है और ये आ, क्या बना, आ बना। तो ये क्या है, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। ये भी क्या है, स्वर वर्ण है। तो यहाँ भी स्वर वर्ण जुड़ा और यहाँ भी स्वर वर्ण जुड़ा और बना क्या, स्वर वर्ण बना। क्या बना, स्वर वर्ण। तो ये जो इसमें ये जो पहला पद है हिम, इसको संधि में क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। इसमें जो अ आया है ये, और ये जो दूसरा पद है इसमें जो आ आया है, दोनों जब मिले हैं, जब परस्पर मिले हैं, तभी हमारा ये वाला शब्द बना है, क्या, हिमालय। जब हिम धन आलय दो वर्ण आपस में मिले हैं तो यहाँ पे माँ हो गया है, तो हमारा संधि कार्य किया कि नहीं किया। तो पहले, इससे पहले क्या हुई, संहिता हुई। संहिता जब बन के आया तब क्या हमारा बना, संधि बना। तो इसी प्रकार जितने भी संधि हैं, संधि में जितने भी वर्ण है, जितनी भी संधियां हैं, सब में जो है हमारा क्या प्रयोग होता है, संहिता प्रयोग होता है। तो संहिता का मतलब क्या है, संस्कृत की भाषा में संहिता उसे कहेंगे जब दो अक्षर या दो वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, आपस में मिलकर जुड़ते हैं बिना व्यवधान के। व्यवधान मतलब कोई भी रुकावट नहीं आती। अब यहाँ पे और आ जुड़ के क्या हो गया, आ बन गया। तो यहाँ पे शब्द का निर्माण हो गया ना, हिमालय। इसी प्रकार और देख लीजिए, जैसे है हमारा उदाहरण रमेश। इसमें क्या है, रमाधन ईश। यहाँ पे भी क्या है, आ आया है और ये ई आया है। आ और ई मिलके क्या बन गया है, ए बना है। और ये ए यहाँ पे मिलके क्या बना दिया है, नया शब्द। जब संहिता हो गई है, इस अ और इस ई के बीच परस्पर मिले हैं तो ए बना रहे हैं। और ये ए क्या, संहिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ पे संहिता कहलाएगा। यहाँ पे जो ये आ है ये संहिता कहलाएगा। मेरे समझाने का मतलब यही है कि जो हम संधि बनाते हैं या संधि करते हैं, तो उसमें जो पहला पद होता है और जो दूसरा पद होता है, तो पहले पद का जो वर्ण होता है और जो दूसरे पद का वर्ण होता है, जब दोनों वर्ण बन मिलते हैं बिना व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, चाहे वो नया शब्द बनाए, नया वर्ण बनाए, चाहे वही वर्ण बनाए। अब जैसे यहाँ आ बनाए, आ ही बनाए, लेकिन यहाँ पे आ और ई मिलकर क्या बन गया है, ए बन गया है। और हमारा जब ये संहिता हो गया है तब हमारा क्या हुआ है, संधि बना है। और ये जो संधि हमारी क्या कहलाई है, रमेश। और भी ऐसे ही हमारा है वागीशा, जगन्नाथ और सदैव। सदैव का ही ले लीजिए, ये स्वर संधि वाला है, ध्यान दीजिए, व्यंजन वाला एक समझ लीजिए, वाक धन ईशा। अब यहाँ पे का क्या है, व्यंजन वर्ण है और ये क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है, तो ये जो वागीशा में ग बना है और ये जो क और ई जो है मिलके क्या बनाए हैं, ग बनाए हैं, नया वर्ण बनाए ना। क और ई के बीच संहिता हुई तो क्या बना, ग बना, और शब्द क्या बना गया हमारा, वागीशा। ये हमारी क्या होगी, संधि बन गया। लेकिन संधि बनने से पहले क्या हुआ, संहिता हुई, किसके बीच, वर्णों के बीच। एक व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे जो काम हुआ है क और ई के बीच इस आपस में जुड़ने का, यही क्या कहलाया है, हमारा संहिता कहलाया है। क्या कहलाया है, संहिता कहलाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि संहिता क्या होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। वर्णों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। व्यवधान रहित, व्यवधान रहित मतलब कोई भी रुकावट नहीं आएगी, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो। जैसे हमारा संयोग संज्ञा में क्या था कि व्यंजन व्यंजन वर्ण आपस में मिलेगा तब तो संयोग संज्ञा होगी। संयोग संज्ञा और संहिता में आप लोग अंतर स्पष्ट ध्यान रख लीजिए कि संयोग संज्ञा कब होगी, जब दोनों वर्ण क्या हो, व्यंजन होंगे। पहला वर्ण भी व्यंजन होगा, दूसरा वर्ण भी व्यंजन होगा। जब व्यंजन व्यंजन आपस में मिलेंगे, उनके बीच कोई भी स्वर नहीं आएगा, तो वहां पे संयोग संज्ञा होगी। और संहिता कब होगा, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो। और जब तक संहिता कार्य नहीं करेगी तब तक क्या है, हमारा संधि का निर्माण नहीं होगा। संहिता का जो प्रयोग है, संहिता का प्रयोग संधि में होता है। कहाँ होता है, संधि में होता है। यदि संहिता नहीं होगा तो संधि हमारी नहीं बनेगी। कहने का मतलब यही है। संस्कृत में संहिता हम उसे कहेंगे
जब अक्षर चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण, कौन से, चाहे जब अक्षर, कौन से अक्षर, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, बिना व्यवधान के, बिना व्यवधान के आपस में परस्पर जुड़कर, संहिता का प्रयोग कहाँ होता है, संधि में होता है। फिर क्या है, संस्कृत में संहिता हम किसे कहेंगे, संस्कृत में संहिता हम उसे कहेंगे जब अक्षर, वो अक्षर क्या हो सकता है, स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, और जब अक्षर क्या है, बिना व्यवधान के आपस में परस्पर जुड़कर आपस में मिल जाएं, लिख दीजिए, आपस में मिल जाएं या जुड़ जाएं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। जैसे है हमारा रमेश दिनेश, और क्या आ गया हमारा, रमेश दिनेश, और क्या कह सकते हैं, सदैव, हिमालय, विद्यालय, वागीश, जगन्नाथ, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी उदाहरण क्या है, संधि के हैं, किसके उदाहरण है, संधि के ही। संधि के जितने भी शब्द हैं वो किस में प्रयोग होते हैं, संहिता में प्रयोग होते हैं। समझने के लिए आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि जितने भी संधि के शब्द हैं वो सब किसके उदाहरण है, संहिता के ही उदाहरण है। संहिता में क्या है, अक्षरों का निकट आना होगा, लेकिन वो अक्षर कैसे होंगे, स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, और जब आपस में मिलकर शब्द बनाए तो वही क्या कहलाएगा, हमारा संहिता। और बिना संहिता के हमारा संधि कार्य नहीं हो सकता। तो अक्षरों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए सरल भाषा में, अक्षरों का परस्पर व्यवधान, अक्षरों का परस्पर व्यवधान रहित मिलना ही संहिता कहलाता है। संस्कृत की भाषा में हम संहिता किसे कहेंगे, अक्षरों का निकट आना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। तो संहिता का प्रयोग कहाँ होता है, संधि में होता है, और जब तक संहिता नहीं होगा तब तक क्या है, हमारा संधि कार्य नहीं करेगा, यानी संधि नहीं बनेगी। संधि होने से पहले क्या होता है, संहिता का प्रयोग होता है। तो जो अक्षर मिलते हैं आपस में उसी को हम संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और इसके बाद जो है हम लोग प्रसारण जो संज्ञा है उसके बारे में जानेंगे, और हमारा इसके बाद जो है दूसरा अध्याय खत्म हो जाएगा और हमारा संधि वाला जो अध्याय है वो शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है, आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, चाहे जानकारी से आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ जानकारी मिली है, मेरी यूजफुल है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरा उद्देश्य जो है इस चैनल को बनाने का यही है कि जितने भी बच्चे संस्कृत को हौवा समझते हैं, संस्कृत से डरते हैं, संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनके अंदर जो है संस्कृत के प्रति रुचि जगाना है। तो आप लोग प्लीज, जितने लोग भी अगल बगल के हैं, 6 लेवल से ऊपर के हैं, चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, यहाँ तक कि मैं टीजीटी लेवल तक का जो बेस है वो मैं कुल मिला के पढ़ा रही हूँ, ताकि हर किसी बच्चे को जब भी वीडियो मिले तो वो ये ना समझे कि मुझे जो है ये वीडियो मिली है तो इसमें मेरे काम का नहीं है। तो मैं इस तरह से समझाती हूँ कि यदि वो 6 लेवल का बच्चा है तो वो भी समझ जाए, यदि टीजीटी लेवल का बच्चा है तो वो भी समझ जाए। और टेट सीटेट की तो बात ही मत पूछिए, उसमें तो प्रश्न ये सब जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का, वैसे ही या यूं कह लीजिए जैसे जैसे समय आ रहा है आगे नया नया 2025 और 2010 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और 2023-24 का देख लीजिए, बहुत अंतर मिल रहा है। तो पेपर बनाने वाले का भी पैटर्न बदल रहा है, तो आप लोगों को भी अपनी तरफ से क्या है, तैयार रहना पड़ेगा कि वो किस चीज को दे रहा है। तो सबसे पहले कि इस समय किस चीज की डिमांड है, प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और टॉपिक को मैं इजी वे में इसीलिए समझाती हूँ कि आप लोगों को एक बार वीडियो देखिए और समझ में आ जाए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। और अगल बगल जितने लोग भी हैं सबको जो है इस चैनल के बारे में बताइएगा।